प्रयागराज से है, जहां पे अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज भी जारी है। अभ्यर्थी आज भी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी पीसीएस और इसके अलावा अगर आरओ की बात कर ले तो यहां पर जो इसके अभ्यर्थी हैं वो एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। लिहाजा अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो सड़कों पर फूट रही है। कल भी हमने देखा था किस तरीके से अभ्यर्थियों की ओर से जमकर नारेबाजी की गई थी। पुलिस की ओर से उनको रोकने का प्रयास किया गया था। कई जगहों पर पुलिस से नोकझोंक भी हुई थी। और आज भी अपनी उन्हीं मांगों को लेकर जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो सड़कों पर डेरा डाले हुए हैं। आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। कल से प्रदर्शन जारी है और आज भी धरने पर बैठे हैं छात्र। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं, जहां पे देखिए कल जिस तरीके से सड़कों पर हल्ला बोला था अभ्यर्थियों ने, और आज भी बैरिकेडिंग लगा के उनको रोकने का प्रयास किया गया है, क्योंकि आज भी उनकी ओर से धरने पर बैठ करके अपनी मांगों को मनवाने को लेकर यहां पर जो आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है। एक दिन में परीक्षा, एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाए जाने की मांग यहां पर की जा रही है। आमतौर पर जो बड़ी परीक्षाएं होती है वो कई पालियों में होती है, क्योंकि ज्यादा अभ्यर्थी होते हैं, लिहाजा अलग अलग जिलों में अलग अलग पालियों में उन्हें मौका दिया जाता है परीक्षा देने को लेकर। लेकिन अभ्यर्थी यहां पर मांग कर रहे हैं कि जो यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षा है उसको एक ही शिफ्ट में करवाया जाए। हालांकि इसके पीछे की उनकी रणनीति क्या है ये समझना मुश्किल, क्योंकि जब पालियों में परीक्षा होती है तो इससे कानून व्यवस्था से लेकर कि प्रशासन को भी काफी मदद मिलती है व्यवस्थाओं को देखने को लेकर। लेकिन इस बीच अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाने की, उसको लेकर प्रशासन का रुख क्या होगा ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यहां पर यह है कि आज भी धरना जारी है। प्रदर्शन पर बैठे हैं छात्र अपनी मांगों को मनवाने को लेकर, यानी कि एग्जाम पर यूपी में संग्राम दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन आज भी प्रयागराज में जारी। और 2 मिनट में हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला। उत्तरी इजराइल पर एक साथ दागे 50 से ज्यादा रॉकेट, एक महिला घायल। एयर डिफेंस ने कुछ रॉकेट्स को रोक लिया। सीरिया के होम्स में इजराइल की स्ट्राइक, आईडीएफ ने बमबारी कर हथियार डिपो किया तबाह। ईरान से जुड़े सैन्य स्थलों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया बड़ा हमला। लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे कई रॉकेट। इजराइल के कई शहरों में रॉकेट गिरे। रॉकेट के हमले से कई इमारतों को आग लगी। हिजबुल्लाह के रॉकेटों से इजराइल के जंगलों में लगी भीषण आग। 57,000 एकड़ में फैली आग। गैलीली और गिलान हाइट्स को सबसे ज्यादा 43,500 एकड़ जमीन का नुकसान। रूस के बेलगोरोड पर हमले का वीडियो आया सामने। 5 नवंबर को मॉस्को पर यूक्रेन ने किया था ड्रोन से हमला। गाजा के रफा में मस्जिद और अस्पताल के पास से मिला हथियारों का जखीरा। आईडीएफ ने ग्रेनेड लॉन्चर, मिसाइलें, आरपीजी समेत कई हथियार बरामद किए। चीन में एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचला। हादसे में कई लोगों की मौत, कई के घायल होने की भी खबर। सड़क पर बिखरे मिले कई शव। वेनेजुएला के पूर्वी क्षेत्र में गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ। धमाके के बाद लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आई। हादसे में कई लोग जख्मी हो गए, कई के लापता होने की खबर। बरमूडा के पास पानी में बह रहे 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया। डिज्नी क्रूज शिप ने विकलांग कैटामरन से 4 लोगों को बचाया है। बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी की कोशिशें हुई शुरू। मौजूदा पीएम मोहम्मद यूनुस समेत 63 लोगों के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में मामला दायर। छात्र आंदोलन की आड़ में हत्याएं करवाने का आरोप। जैसे जैसे महाराष्ट्र चुनाव की वोटिंग डेट करीब आती जा रही है, वैसे ही अब मुद्दों से ज्यादा नारों पर बात हो रही है। वोटों का ध्रुवीकरण एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में राजनीति और धर्म युद्ध का कॉकटेल बन रहा है। भाऊ और भाईजान की जंग अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम वोटों के जरिए कई पार्टियां सत्ता पाने की फिराक में हैं और इन्हीं में से एक है असदुद्दीन ओवैसी। भाईजान के वोट के भरोसे ओवैसी ने मैदान में 14 उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं सामने खड़े मुस्लिम उम्मीदवार उनका वोट न काट दे। यही कारण है कि उन्हें कभी गद्दार मीर सादिक और मीर जाफर याद आ रहे हैं, तो कभी देश प्रेमी मौलाना आजाद। ओवैसी ने मौलाना आजाद के बहाने संघ पर निशाना साधा। कहा, आजादी की लड़ाई में संघ वालों का कोई योगदान नहीं। वो तंजीमें जो इस मुल्क की आजादी में अपना कोई रोल अदा नहीं किए, जैसा कि आरएसएस
वो बार बार भारत के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से मुल्क का विभाजन हुआ। मौलाना आजाद इस मुल्क के मुजाहिदीन आजादी में आपका शुमार होता है। आप कई मर्तबा इस मुल्क की आजादी के लिए जेल की सोबतों को बर्दाश्त किए। ओवैसी महाराष्ट्र के चुनावी रैलियों में युवाओं से इतिहास को समझने और अपनी राजनीतिक ताकत को पहचानने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारा हाल शादी में बैंड बजाने वाला जैसा है। हमारा हाल एक शादी की बारात में बैंड बाजे की बारात की तरह है कि दूल्हा निकलता है घोड़े पे ऊपर बैठकर और हम बैंड बाजा बजाते हैं दूल्हे के नाम पर। हम 70 साल से यही कर रहे हैं, दूसरों का बाजा बजा रहे हैं, दूसरों के लिए नाच रहे हैं। चुनाव के समय उन्हें मौलाना आजाद याद आ रहे हैं, लेकिन मौलाना आजाद की बात करने वाले ओवैसी को क्या पता कि मौलाना आजाद ने कभी भड़काऊ सियासत नहीं की। उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया, लेकिन ओवैसी अपने जहरीले बोल से देश को तोड़ने की बात करते हैं। अपने नफरती पैगाम से देश में एकता और भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। संघ पर निशाना साधकर वो मुस्लिम तुष्टीकरण की कवायद में जुटे हैं और मौलाना आजाद के बहाने मुस्लिम वोट पाने की जुगत में है। ओवैसी को पता है कि बीजेपी सबका साथ और सबका विकास कर रही है और यही कारण है कि मुस्लिम वोटरों का भरोसा भी बीजेपी ने जीता है। ये सब देखकर ओवैसी परेशान हैं और अपनी सियासी दुकान को चमकाने के लिए भाईजान अब संघ पर निशाना साध रहे हैं ताकि मुसलमानों को बरगलाया जा सके। लेकिन ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। इतिहास के चंद झूठे पन्नों को दिखाकर ओवैसी मुसलमानों के मसीहा बनना चाहते हैं, लेकिन अब मुसलमान ओवैसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीधे रुक करते सहयोगी सत्यप्रकाश का हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। मुंबई महाराष्ट्र चुनाव के बीच धुआंधार प्रचार तो चल ही रहा है, लेकिन नेताओं की जुबानी जंग भी और तेज हो गई है। खासतौर पे अगर बात करें ओवैसी की, तो जो उनकी जुबान है वो तो कुछ और इशारा कर रही है। आखिर मैसेज क्या देना चाहते हो ओवैसी अपने बयानों के जरिए, जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए 20 तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहा वैसे वैसे ओवैसी कहीं न कहीं आक्रामक रूप में है और मुस्लिम हिंदू करने में लगे हुए हैं। लगातार वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं। संभाजी नगर में दिए, कल मुंबई में उन्होंने लगातार 2 रैली की और रैली करने के बाद कहेंगे उनके निशाने पर कहेंगे बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस और संघ था। लगातार ये कोशिश किया जा रहा है ओवैसी की तरफ से हिंदू मुस्लिम डिवाइडेड करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव का जो प्रचार का आखिरी दौर में है और 1 वीक और बचा हुआ है चुनाव होने में, मतदान होने में, तो कहीं न कहीं सारी पार्टियां लगी हुई है प्रचार करने में, जोर से प्रचार कर रही है। बात किया जाए तो आज महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां हैं। अमित शाह तो मुंबई में आज 2 सभा है। लगातार ये कोशिश किया जा रहा है कि जो प्रचार है जोर शोर से किया जाए और मतदाताओं के बीच में पहुंचा जाए। लेकिन जिस तरह से भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं ओवैसी की तरफ से, लगातार बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, सनातन को टारगेट किया जा रहा है, साथ ही संघ को टारगेट किया जा रहा है। तो इसको लेकर कहीं के बीजेपी ने कड़ा रुख अपना लिया है और जो देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं लगातार कहीं के ओवैसी के सारे बयानों को जवाब दे रहे हैं। फिलहाल आज जो है महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का 3 चुनावी सभा है और अमित शाह का 2 चुनावी सभा मुंबई में और लगातार प्रचार शुरू है। जी बिल्कुल सत्य विजय, अहम जानकारी यहां पर दे रहे हैं आप। जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो जुबानी हमले हैं वो भी और तेज हो रहे हैं। लेकिन इन हमलों के पीछे की रणनीति क्या है? आखिर क्यों मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ओवैसी की बयानबाजी तेज हो गई? जरा ये भी समझ लीजिए। देखिए महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटर कितने प्रभावी है, जरा ये समझ लीजिए तो जान जाएंगे आप कि आखिर ओवैसी की बयानबाजी आखिर इस तरह से क्यों आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र में 1.3 करोड़ मुसलमान यहां पर है, जिनकी आबादी काफी ज्यादा अपने आप में। कुल 11.24 करोड़ आबादी का जो है हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मुस्लिम वोटर्स का है। 38 विधानसभा सीटों में 20% आबादी जो है मुस्लिमों की है। 9 सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, तो कई सीटें ऐसी जो प्रभावित कर रही हैं। 10 सीटों पर 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। लोकसभा चुनाव में एमवीए को बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट मिले थे और यही वजह है अपने आप में कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी ओर से स्ट्रेटेजी दरअसल ये है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको अपने पाले में लाया जाए, सीटों में इजाफा किया जाए और परफॉर्मेंस बेहतर की जाए। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पे देखिए किस सीट पर कितनी मुस्लिम आबादी, जरा ये भी समझ लीजिए।
किस सीट पर जो आबादी है वो ज्यादा है कम है, जरा ये समझ लीजिए सीटों के जरिए। मानखुर्द शिवाजी नगर जो सीट है यहाँ पे 53% आबादी मुसलमानों की है। मुंबा देवी सीट पर 50.9% आबादी मुसलमानों की है। भाई खाला की देखिए 41.05% आबादी मुस्लिमों की है। धारावी की जब हम बात करते हैं जो अपने आप में एशिया का सबसे बड़ा स्लम इलाका है, वहां पे 33.05% आबादी जो है मुसलमानों की है। वर्सोवा में 33.05% आबादी मुसलमानों की है। बांद्रा अगर ईस्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी आबादी लगभग इतनी ही है। मलाड वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 27.7% आबादी मुसलमानों की है। अंधेरी वेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि अपने आप में पॉश इलाका भी माना जाता है, यहाँ पे भी जो आबादी मुसलमानों की है वो 27.1% है। बांद्रा वेस्ट की बात करें तो 25.3% आबादी यहाँ पर मुसलमानों की। तो देखिए ये 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान जो है वो हर सीट पे लगभग देखिए 30% से ज्यादा है। कुछ सीटें तो ऐसी भी हैं जहां पर आबादी 50% से भी ज्यादा, यानी कि यहां पर जो मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका में है। और यही वजह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की ओर से प्रयास दरअसल ये है कि इन्हीं वोटर्स को अपने पाले में लाया जाए और सीटें बढ़ाई जाए। सीधे रुख करते सहयोगी मोनिका का। बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से आप कह रही हैं वोटर्स को अपनी जेब में करने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, लेकिन आखिर ये किस तरह की कोशिश है कि नेता जब बयान देते हैं तो बयान देते वक्त सोचते भी नहीं है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। बात मल्लिकार्जुन खड़गे की करेंगे, इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। योगी से दिक्कत है लेकिन आखिर सियासत कैसी है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्यों, आइए आपको बताते हैं। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकी से कर दी है, जिसके बाद अब लगातार आलोचनाएं झेलनी पड़ रही है और संत समाज भी इसका विरोध करता हुआ और अपना अपमान बताता हुआ नजर आ रहा है।